Hi everyone, I hope all of you are doing well. So we are studying or we are doing the lecture series of stereochemistry, right? स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जस्ट रिप्रेजेंटेशंस और एसिमेट्रिक सेंटर के बारे में पढ़ा था। अभी आज जो हम बात करेंगे वो मिरर इमेजेस की बात करेंगे कि कैसे हमारे पास बनती हैं, एज वेल मिरर इमेजेस कितने टाइप्स की होती हैं और उन मिरर इमेजेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है। एंड आफ्टर दैट कन्फिग्रेशंस, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। मिरर इमेज वाला क्यों मैं यहाँ पे कंसेप्ट करा रही हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो मिरर इमेज वाले कंसेप्ट पे ही डिपेंडेंट हो। दैट्स वाई मिरर इमेज तो आपको हर तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि कैसे बनती है, कैसे चेक होती है। एंड देन कन्फिग्रेशन आपके पास डीएल कन्फिग्रेशन भी सीखेंगे कैसे करते हैं, एंड देन आरएस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसके साथ, मिरर इमेजेस के कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो मिरर इमेज आपके पास होती क्या है, देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे लाइक आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आपकी कोई एक रिफ्लेक्शन बनती है ना मिरर में, वो आपकी मिरर इमेज है। एग्जैक्टली किसी भी मॉलिक्यूल के सामने सपोज आप किसी भी एंगल से एक मिरर फिट करते हो, ठीक है। अब वो एंगल आपका लेफ्ट राइट भी हो सकता है, टॉप बॉटम भी हो सकता है, फ्रंट एंड बैक भी हो सकता है। ठीक है, तो सब एंगल से देखेंगे हम, मिरर फिट करते हैं और फिर उस मिरर में जो रिफ्लेक्शन आती है वो ऑब्जर्वर को कैसी नज़र आ रही है। यानी हमें देखना क्या है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल था ऑब्जर्वर ने वो देखा और उसकी जो रिफ्लेक्शन मिरर में बनी ऑब्जर्वर ने उसको भी सेम एंगल से देखा। तो क्या डिफरेंस देखने को मिला मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज में, वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है H और यहाँ पे है इथाइल। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस मॉलिक्यूल की लेफ्ट साइड मिरर रखा, तो मिरर के पास वाले जो एटम्स होंगे वो सबसे पहले रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं। आप खुद देखो, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे बिल्कुल मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो जब मिरर के सामने जाओगे मिरर से आपकी नोज़ सबसे पहले सपोज टच होती है, तो नोज़ की रिफ्लेक्शन पहले आएगी ना, उसके बाद आपके फेस की, आइज़ की, फिर हेड की, फिर हेयर्स की, है ना, जैसे भी है वैसे आएगी ना। तो जो चीज़ मिरर को पहले टच करेगी उसके रिफ्लेक्शन पहले बनेगी, फिर आगे की चीज़ें ज्वाइन होंगी, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी जो चीज़ यहाँ मिरर के पास है ये रिफ्लेक्शन पहले आएगी, तो ये आपके पास ये वाले दो कार्बन आ गए हैं ना, जो मैंने यहाँ पे सर्कल, सॉरी यहाँ पे डार्क किए हैं सर्कल की फॉर्म में, ये वाले पहले दिखेंगे। फिर हमारे पास ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इथाइल है और ये आपके पास एक NH2 था टू वर्ड्स में और एक हाइड्रोजन था। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं लाया है जब मैंने लेफ़्ट पे मिरर इमेज बनाई। क्यों? बिकॉज खुद देखो, आप ऑब्जर्वर हो, आपके लिए ऐसे कोई चीज़ रखी हुई थी विच इज़ टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जब इसके मैं लेफ़्ट पे ऐसे मिरर फिट करती हूँ तो जो चीज़ टूवर्ड्स है उसकी रिफ्लेक्शन ऐसे टूवर्ड्स ही तो आएगी। आपके लिए मॉलिक्यूल में भी वो टूवर्ड्स ही था, उसके रिफ्लेक्शन में भी क्या रहा, टूवर्ड्स रहा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब हमारे पास लेफ़्ट और राइट से मिरर इमेज बनती है तो जो चीज़ टूवर्ड्स होती है वो टूवर्ड्स ही रहती है रिफ्लेक्शन में, जो चीज़ अवे होती है वो रिफ्लेक्शन में अवे ही रहती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर मैं राइट साइड मिरर रखती हूँ तो राइट में सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑन द प्लेन इथाइल ना, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन किसकी आएगी, इथाइल की, फिर कार्बन, फिर बाकी ये। ठीक है, इस सीक्वेंस से ये डार्क करने से आपको बिल्कुल कंफर्म रहेगा कि मैं किन कार्बन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो मिरर के पास पहले उसी के रिफ्लेक्शन, फिर आगे चलती है सीरीज। एंड अगेन यहाँ भी टूवर्ड्स और अवे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सेम कहानी, कोई चीज़ आपके लिए टूवर्ड्स है मॉलिक्यूल में तो जो उसके राइट पे मिरर रखोगे उसके रिफ्लेक्शन में भी क्या आएगी, टूवर्ड्स ही आएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कहाँ से स्टार्ट करूँ, बॉटम से। अब मैंने मिरर कहाँ रखा है, बॉटम पे। ठीक है, और चौथा एंगल मेरे पास जो मिरर का है वो कौन सा है, टॉप। तो जब मैं बॉटम पे रखूँगी तो देखो ये वाला कार्बन है ना, यहाँ पे सपोज मिरर है तो ये कार्बन आया ना सबसे पहले, तो वही कार्बन हमारे पास सबसे पहले बनेगा। और बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो, ऐसे मॉलिक्यूल था, यहाँ मिरर रखा तो इस मॉलिक्यूल की क्या रिफ्लेक्शन यहाँ बन रही होगी। ठीक है,
तो वो हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो ये आपके पास कार्बन पहले आया ना, फिर 2, फिर 3, यानी ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे आपके पास ये कार्बन चेन अब नज़र आएगी। बट अगेन वही बात है कि इसमें भी अगर कोई टूवर्ड्स है तो टूवर्ड्स ही रहेगा, अवे है तो अवे रहेगा। क्यों? आपके लिए ये चीज़ टूवर्ड्स थी ना, यहाँ पे मिरर रखा तो इस टूवर्ड्स की रिफ्लेक्शन उस मिरर में टूवर्ड्स ही तो रहेगी। अगर डाउन पे रखा है, अगर अप पे रखा है, तब भी जो चीज़ आपके लिए ऐसे अप है उसकी रिफ्लेक्शन आपके लिए अप ही रहेगी ना, क्योंकि ऑब्जर्वर को मॉलिक्यूल और उसकी रिफ्लेक्शन सेम एंगल से ही देखनी है। दैट्स वाई चाहे टॉप से बनाओ चाहे बॉटम से, टूवर्ड्स और अवे वाले सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज नहीं होंगे। अब इसमें हमारे पास इस कार्बन की रिफ्लेक्शन पहले आएगी और ये चेन भी हमें पहले दिखेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सर्कल या डार्क वाले कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है इस कार्बन पे क्या, टूवर्ड्स और इस पे अवे, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो इन चारों एंगल्स को बताने का, ठीक है, इन चारों एंगल्स के थ्रू मिरर इमेज बनाने का मतलब यही था कि कल को आप याद रखो कि जब आपके पास वेज रिप्रेजेंटेशन में बात हो रही हो, क्योंकि बाकियों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वेज और फिशर में होता है। फिशर में लेफ़्ट राइट से ही बनाते हैं तो बहुत ईजिली बन जाती है, ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं आती। बट वेज में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कभी भी टूवर्ड्स और अवे में चेंज नहीं आता। जो टूवर्ड्स है मॉलिक्यूल में वो रिफ्लेक्शन में भी टूवर्ड्स रहेगा, जो मॉलिक्यूल में अवे है वो रिफ्लेक्शन में भी अवे रहेगा। फ़र्क कब आता है? जब आप मिरर पुट करते हो फ्रंट पे या मॉलिक्यूल के बैक पे। ठीक है, 4 एंगल से मैंने मिरर इमेज बता दी। अब बाकी के जो दो एंगल रहते हैं वो देखो कैसे हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रंट की, क्योंकि यहाँ पे तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं फ्रंट और बैक ऐसे साथ में ही लिख रही हूँ। अब देखो, आप इमेजिन करो NH2 ऐसे है ना, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसके फ्रंट पे मिरर रखा, यहाँ मिरर रखा है, ठीक है। तो जो चीज़ पास में होगी पहले उसी की रिफ्लेक्शन मिरर पे बनेगी। तो आपके लिए NH2 क्या था, टूवर्ड्स ना, तो इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे बनी होगी, ठीक है, ऐसी आई होगी ना इसकी रिफ्लेक्शन। बट उसके बाद क्या था, हाइड्रोजन अवे, तो जो चीज़ दूर है मिरर से उसकी रिफ्लेक्शन फिर बाद में बनी होगी। जो चीज़ पास में है उसकी ऐसे रिफ्लेक्शन बन गई और फिर हाइड्रोजन की ऐसे बनी होगी। अब पूरे मॉलिक्यूल को उठाया और साइड में रखा। अब मुझे खुद बताओ, जो चीज़ आपके लिए यहाँ टूवर्ड्स थी, अब उसकी रिफ्लेक्शन अगर ऐसे बनी है यहाँ पे, तो वो अब आपके लिए क्या हो चुकी है, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन ऐसे नज़र आएगी। ये आपका कौन सा पार्ट, NH2 पार्ट, ठीक है, और ये आपका कौन सा, हाइड्रोजन पार्ट। तो अब जो NH2 आपके लिए टूवर्ड्स था, जब आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे अब वो आपके लिए क्या हो चुका है, अवे। और जो हाइड्रोजन उसका अवे था वो अब आप लोगों के लिए क्या हो चुका है, टूवर्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा फनी वे हो सकता है बट समझना है चीज़ों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फ्रंट या बैक पे मिरर रखते हैं तो जो हमारे पास टूवर्ड्स होता है वो अवे में चला जाता है और जो अवे है वो टूवर्ड्स में चला जाता है। यानी चला जाने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स है ना, तो जो चीज़ उसे मॉलिक्यूल में टूवर्ड्स नज़र आ रही होगी वो रिफ्लेक्शन में उसके लिए क्या हो जाएगी, अवे। क्योंकि जब एक बार रिफ्लेक्शन बन गई तो रिफ्लेक्शन वाले मॉलिक्यूल को हम बिल्कुल साइड में रखते हैं और दोनों ही मॉलिक्यूल को फिर कंपेयर करते हैं। तो ऑब्जर्वर ने मॉलिक्यूल में जो चीज़ टूवर्ड्स देखी उसकी रिफ्लेक्शन में अब वो उसके लिए क्या हो चुकी थी, अवे। वही चीज़ बैक में आती है, ठीक है, कि बैक में भी हमारे पास जो प्लेन वाली चीज़ें हैं वो ऑन द प्लेन ही रहती हैं, बट जो चीज़ टूवर्ड्स थी वो क्या हो जाती है, अवे। जो अवे है वो टूवर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम वेज रिप्रेजेंटेशन में मिरर इमेज में कभी भी टूवर्ड्स को अवे, अवे को टूवर्ड्स नहीं करता। बट अगर आपके पास फ्रंट और बैक पे मिरर रखा जाता है तो जो टूवर्ड्स है वो अवे, जो अवे है वो टूवर्ड्स हो जाता है। बट आपको क्या हर बार हर एंगल से चेक करना है, तो यस, कि जब आपको ये चेक करना हो कि ये मॉलिक्यूल इसकी मिरर इमेज जो 2 कंपाउंड दिए हैं, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिरर इमेज का रिलेशन रखता है या नहीं, तो आपको हर एंगल से चेक करना होता है।
बिकॉज अगर आपने ये आंसर दे दिया कि ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, इट मीन्स किसी भी एंगल से मिरर इमेज नहीं है। और अगर आपने ये आंसर दे दिया कि ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, यानी इन 6 में से किसी एक एंगल से भी अगर वो मिरर इमेज आ रहा है तो बाकी कंसेप्ट से भी हमारे पास मिरर इमेज बन सकता है। वो अलग बात है कि अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो लेफ़्ट वाले एंगल से हो या राइट वाले से हो, टॉप से हो, बॉटम से हो, फ्रंट से हो या बैक से हो। तो कभी भी आप ये चीज़ कैंसिल आउट कर दो ना कि ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, उससे पहले सारे एंगल्स के थ्रू गो थ्रू ज़रूर हो जाना है कि किसी भी एंगल से मिरर इमेज बन तो नहीं रही। अगर बन रही होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हर एक एंगल को यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे मिरर इमेजेस के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ मिरर इमेजेस। तो जो हमारे पास मिरर इमेजेस हैं उसकी आपको मालूम होगा 2 टाइप्स होती है। कौन कौन सी? वन इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड अनदर वन इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड अनदर वन इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो जो हमारे पास सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल था, उसकी मिरर इमेज हमने ड्रॉ करी और अब वो मिरर इमेज के जो भी एटम्स या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो और जो मॉलिक्यूल था उसके एटम और सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। यानी अगर कोई चीज़ टूवर्ड्स है तो रिफ्लेक्शन में भी टूवर्ड्स है, अवे है तो रिफ्लेक्शन में भी अवे है। कोई चीज़ लेफ़्ट प्लेन पे है तो मॉलिक्यूल में भी लेफ़्ट प्लेन पे है, या मॉलिक्यूल में कोई चीज़ राइट प्लेन पे है, राइट साइड प्लेन पे है तो रिफ्लेक्शन में भी राइट साइड प्लेन पे है। कि कुछ इस तरीके से हम उसके रिफ्लेक्शन और मॉलिक्यूल को एक दूसरे पे रखें कि वो हमारे पास क्या कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, एटम टू एटम हमारे पास वो मैच करे। जैसे अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पे ये हैंड्स, तो आपको लग रहा होगा दे आर सुपर इम्पोजेबल, बट नहीं, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों चीज़ों को अलग करते हो, सपोज़ ये मॉलिक्यूल है, ये उसके रिफ्लेक्शन है, तो मॉलिक्यूल में आप ये आउटर वाला पार्ट ऑब्जर्वर की तरफ है, बट रिफ्लेक्शन में पाम वाला साइड ऑब्जर्वर की तरफ है। तो इट मीन्स दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं है इस वक्त। बेशक आप ऐसे एक दूसरे पे रखोगे तो आपको लग रहा है कि थंब से थंब और फिंगर से फिंगर सारी एक दूसरे पे बिल्कुल सही बैठ रही है, बट ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि अगर आप इन दोनों को ऐसे अलग भी करो तो जिस एंगल से मॉलिक्यूल ऑब्जर्वर को नज़र आ रहा है उसी एंगल से आपके पास उसकी रिफ्लेक्शन भी नज़र आनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इसे सुपर इम्पोजेबल कहा जाता है। यानी अगर ये चीज़ आपके लिए टूवर्ड्स है तो यहाँ भी टूवर्ड्स होनी चाहिए, और सपोज ऐसे कर दिया तो ऐसे कभी आपके लिए वो क्या करेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इट मीन्स क्लियर है कि ये हमारे पास हमें लग रहा है कि एटम टू एटम मैच कर रहे हैं, बट ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए मॉलिक्यूल और उसके रिफ्लेक्शन की जो साइड्स हैं वो सेम नहीं है। दैट्स वाई मैंने कहा था कि कोई टूवर्ड्स है तो टूवर्ड्स, अवे है तो अवे होना चाहिए, तब सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल सिंपल, जो मैंने हैंड्स का आपको आइडिया दे दिया, ठीक है, कि जब एटम टू एटम मैच नहीं कर रहे या फिर मैच कर भी रहे हैं तो हमारे पास उनकी स्टीरियो सेम नहीं है। जो चीज़ मॉलिक्यूल में टूवर्ड्स है वो रिफ्लेक्शन में अवे है, तब भी वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर है। बट देयर आर मैथड्स टू आइडेंटिफाई मिरर इमेज रिलेशन। देयर आर मैथड्स टू आइडेंटिफाई मिरर इमेज रिलेशन। देयर आर मैथड्स टू आइडेंटिफाई मिरर इमेज रिलेशन, और वो हमारे पास क्या है, 2 मैथड्स हैं। एक आपके पास है मॉडल मेथड और एक हमारे पास है सिमेट्री मेथड। एक है मॉडल मेथड और एक है हमारे पास सिमेट्री मेथड, जिसके थ्रू हम ये पता कर पाते हैं विदाउट ड्राइंग और विदाउट ओवरलैपिंग कि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल दिया है इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल बनेगी या नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले मॉडल मेथड को डिस्कस करूं, जो एक्चुअल में आपके किसी काम का है नहीं, बट पता ज़रूर होना चाहिए आपको कि मॉडल मेथड है क्या।
तो उसमें क्या किया जाता है, सपोज आपके पास ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में करना क्या है, हमने इस मॉलिक्यूल का एक मॉडल तैयार करना है। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए वो स्टिक्स, बॉल्स, इस तरीके का एक सेट आता है। उनको जोड़ के हम वो उसका मॉडल तैयार कर पाते हैं कि वो एक्चुअली स्पेस में कैसा नज़र आता होगा, ठीक है। वैसे ही मॉडल मेथड कहता है कि मॉलिक्यूल दिया, उसका एक मॉडल तैयार करो। फिर कहता है कि पेपर पे इसकी मिरर इमेज बनाओ, फिर जो मिरर इमेज बन के आई उसका भी मॉडल तैयार करो। 2 मॉडल हो गए, एक मॉलिक्यूल, एक उसकी मिरर इमेज का। फिर एक मॉडल को उठा के दूसरे मॉडल के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कराने की कोशिश करो। अगर उसमें एटम टू एटम विद स्टीरियोकेमिस्ट्री मैच होता है तो कह दो कि सुपर इम्पोजिबल है। अगर एटम टू एटम विद स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी जो 2 वर्ड्स है वो 2 वर्ड्स अवे है तो अवे, लेफ्ट प्लेन पे तो लेफ्ट प्लेन पे, राइट प्लेन तो राइट प्लेन पे, एग्जैक्टली अगर ऐसा मिलता है तो सुपर इम्पोजिबल है, अगर नहीं मिलता है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। बट ये हमारे काम का क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे सीखने के लिए ये चीज़ ठीक है बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और पेपर में हम इस मेथड को तो अप्लाई कहीं पे भी कर नहीं सकते कि हमारे पास कौन सा सुपर इम्पोज कर रहा है, नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है, मॉडल बना के कहाँ लेके जाओगे तुम, नहीं हो सकता ना। दैट्स वाई ठीक है, जानने के लिए सही है कि क्या होता है, बट ये काम का नहीं है। काम का कौन है, सिमेट्री मेथड। तो पहले थोड़े से सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि सिमेट्री मेथड कैसे काम करता है विदाउट ड्राइंग मिरर इमेज, कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसकी मिरर इमेज कैसी बनने वाली है, सुपर इम्पोजिबल या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सिमेट्री मेथड। तो सिमेट्री मेथड क्या कहता है कि इफ एनी मॉलिक्यूल having plane of symmetry, if any molecule is having plane of symmetry, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड improper axis of symmetry जिसे SN से रिप्रेजेंट करते हैं। If any molecule is having plane of symmetry, center of inversion and improper axis of symmetry, or being all three, अच्छा यहाँ पे all three ऐड कर लो, all three or any one of them, then superimposable mirror image is obtained. Then superimposable mirror image is obtained. ठीक है, तो कहना क्या चाहता है सिस्टम ये कहना चाहता है कि सिमेट्री मेथड के अकॉर्डिंग अगर कोई आपको मॉलिक्यूल दिया और आपसे पूछा कि इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कैसी बनेगी, सुपर इम्पोजिबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो आप क्या करोगे, उस मॉलिक्यूल में चेक करोगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अगर तीनों चीज़ें एब्सेंट हैं, इफ ऑल 3 आर एब्सेंट, देन अगर तीनों एब्सेंट हैं देन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बट अगर तीनों प्रेजेंट है या तीनों में से एक भी प्रेजेंट है तो आप क्लियरली क्या कहोगे कि उसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, सुपर इम्पोजिबल। सिंपल बात है, बट इसके लिए आपको पहले इन 3 सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहती है कि अगर आपके पास सपोज ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी OH अबव है, यहाँ भी OH अबव है। अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं किसी नाइफ की हेल्प से, किसी भी तीखी चीज़ की हेल्प से यहाँ से कट करूँ तो मेरा ये मॉलिक्यूल बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा।
मैं कहूँगी कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में चाहे वर्टिकल, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे डायगोनल, किसी भी तरीके से, जैसे आपके पास सपोज ये स्क्वायर ही है तो इसे चाहे आप ऐसे कट करो, चाहे इसे आप ऐसे कट करो, चाहे इसे आप ऐसे कट करो, ठीक है, चाहे इसे आप ऐसे कट करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या स्क्वायर, जैसे ये मेरे पास हैंड है तो ये वाला कट भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आधा जो हाफ पार्ट होगा वो ऊपर रहेगा, हाफ पार्ट नीचे रहेगा, तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन होता है जो पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे बीच से कट करेगा, वैसा भी पास कर सकते हो। पूरे मॉलिक्यूल में आप किसी भी एंगल से अगर कोई प्लेन पास करते हो, इमेजिनरी कोई नाइफ, कोई स्केल, कोई पेपर, ऐसी कोई भी चीज़ पास करते हो जिसमें से मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। रही बात सेंटर ऑफ इन्वर्जन या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो वो आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको इनकी भी ज़रूरत पड़े। यानी सिंपल सी बात है कि आप सिर्फ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसके थ्रू ही बता पाओगे। आपके जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब हम बात करेंगे कि वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी एंगल से नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देगा, ठीक है। आपके सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट इसी से डन हो जाएंगे, बट स्टिल फॉर अ बेटर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ज़रूर दूंगी, आपको पता तो रहे कि ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चंस करने के लिए आपका ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कंसेप्ट है इससे भी हो जाएगा, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपके पास क्या चीज़ होती है, नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सेंटर ऑफ इन्वर्जन या कई बार कहा जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम बताते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री से बताया, वैसे ही सपोज आपके पास कोई एक ऐसे मॉलिक्यूल है 4 मेंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ H, यहाँ H। तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होगा इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट मूव करो। जब मैं इस सेंटर से यहाँ बिल्कुल दोनों तरफ अपोजिट मूव करना शुरू कर रही हूँ तो मुझे यहाँ अप में मिल रहा है क्लोरीन, तो इट मीन्स इन्वर्जन है ना, इन्वर्जन मीन्स अपोजिट। तो इस सेंटर पे भी मुझे बिल्कुल अपोजिट में क्लोरीन मिलना चाहिए, मिल रहा है ना। अगर इसका क्लोरीन अप है तो इसका बिल्कुल अपोजिट साइड क्लोरीन डाउन होना चाहिए। वैसे ही अगर मुझे इस पोजीशन पे डाउन में हाइड्रोजन मिला तो इसके अपोजिट में हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए था, अप। ये तो हुई एक तरफ की बात। अब मैं दूसरे डायगोनल पे अगर मूव करूँ, इस सेंटर से मूव करना स्टार्ट किया था, ठीक है, जैसे एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे अप में क्या मिला, OH, बट इस कार्बन पे डाउन में OH, बिल्कुल सही है। यहाँ डाउन में H तो यहाँ अप में H, यानी एक सेंटर इस मॉलिक्यूल में ऐसा है जब वो बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है तो इक्वल डिस्टेंस पे, अपोजिट बिहेव करता है तो इक्वल डिस्टेंस पे उसे सेम एनवायरनमेंट मिलता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्यों, एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट, एक दीवार चढ़ रहा है तो दूसरा ज़मीन से भी नीचे जाएगा, मतलब पाताल लोक में जाएगा, ऐसा सोच लो। दैट इज़ इन्वर्जन, कि एक तरफ अप का क्लोरीन तो दूसरी अपोजिट साइड डाउन का क्लोरीन। और अगर ऐसा आप एक डायगोनल और दूसरे डायगोनल सब जगह अगर ऐसा देख पा रहे हो, इट मीन्स उस मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, तो उसमें भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन सा, I। तो अगर ऐसा कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर देख लेना, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और जो थर्ड आपको बताया है SN, वो एक्चुअल में हमारे पास CN प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन,
इन दो सिमेट्री एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में Cn का मतलब है आपके पास जो भी प्रिंसिपल एक्सिस C2, C3, C4। C2 कब? जब 180 की रोटेशन दे रहे हैं। C3 कब? जब 120 की रोटेशन दे रहे हैं। C4 कब? जब 90 डिग्री की रोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये बातें हुई थी हमारे पास कि ये C2 एक्सिस, C3 एक्सिस ये सब कब प्रेजेंट होती है? जब हम C2 मतलब 180, किसी मॉलिक्यूल को 180 रोटेट करते हैं और उसके बाद भी वो मॉलिक्यूल वैसा ही नज़र आता है तो हम कहते हैं कि C2 है। किसी मॉलिक्यूल को 120 रोटेट करते हैं फिर भी वो वैसे ही नज़र आता है तो हम कहते हैं C3 है। अगर किसी मॉलिक्यूल को हम किसी स्टिक की हेल्प से जस्ट 90 डिग्री रोटेट करते हैं तब भी वो वैसे ही नज़र आता है जैसा रोटेशन से पहले था तो हम कहते हैं कि C4 है। ठीक है, बट Sn जो है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। सपोज आपने C2 ऐसे पास करी है, ठीक है, तो इस C2 के जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन होगा, जो परपेंडिकुलर वाली रिफ्लेक्शन होगी वो फर्दर पास करनी होती है। तो क्या कहा जाता है कि किसी मॉलिक्यूल में पहले आपने कोई Cn एक्सिस पास करी, फिर कोई एक रोटेशन से मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल में उस Cn के परपेंडिकुलर वाली, सपोज अगर मैंने ये एक्सिस यूज़ की होती तो इसके परपेंडिकुलर फिर मैं ये वाला रिफ्लेक्शन पास करती, है ना। तो अगर ये किया है तो ये वाली रिफ्लेक्शन पास करूँगी परपेंडिकुलर, और उस रिफ्लेक्शन के बाद जो मॉलिक्यूल नज़र आएगा अगर वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा बिल्कुल स्टार्टिंग में था तो हम कहते हैं Sn प्रेजेंट है। अगर वैसा नहीं मिलता तो हम कहते हैं Sn प्रेजेंट नहीं है। बट इस फैक्टर की ज़रूरत हमें नेट वाले लेवल पे ही नहीं पड़ती, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट्स वाई बहुत सिंपल तरीके से आप मिरर इमेज का बता दोगे और उसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री ही मोर देन सफिशिएंट है। बट कहीं अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो आप सेंटर ऑफ इन्वर्जन को चेक कर लेना। इन दोनों में से अगर कुछ भी मिल गया तो सुपर इम्पोजेबल, अगर दोनों चीज़ें एब्सेंट हुई तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है। दैट्स हाउ सिमेट्री मेथड वर्क्स, बिकॉज बिना मिरर इमेज ड्रॉ किए सिर्फ सिमेट्री एलिमेंट ढूंढने हैं आपको मॉलिक्यूल में, और उसकी हेल्प से आप बता दोगे कि इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल बनेगी या नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, एक पॉइंट आप लोगों ने और नोट कर लेना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या यूनिवर्सल फैक्ट है आप ये कह सकते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड किया है कि इफ देयर इज ओनली वन asymmetric center in any molecule, ठीक है, if there is only one asymmetric center in any molecule then it possesses non superimposable mirror image always. Then it possesses non superimposable mirror image always. क्या कहना चाहती हूँ कि अगर सपोज आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो कोई मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देखा गया फैक्ट है कि जब किसी सिस्टम में सिर्फ एक कायरल सेंटर होगा, सिर्फ एक, तो उसकी मिरर इमेज हमेशा कैसी बनती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं सिमेट्री मेथड में जिसमें हम डायरेक्ट ये बताएंगे कि हमारे पास इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कैसी बनेगी। जैसे सपोज ये था, फिर ये भी है हमारे पास। तो अगर मैं इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखूं तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में हमारे पास अभी मैंने बताया था ये वाला प्लेन अगर पास करेंगे तो इसका मिथाइल भी अबव और इसका मिथाइल भी अबव। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि अबव है तो रिफ्लेक्शन अबव में ही चाहिए, अबव की रिफ्लेक्शन बिलो में नहीं चलेगी। ठीक है, तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, सुपर इम्पोजेबल। बट इसमें अगर हम ये प्लेन पास करते हैं तो हमें लग रहा है कि दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ CH2 यहाँ CH2, यहाँ CHMe यहाँ CHMe। बट फ़र्क है, फ़र्क क्या है कि इसका मिथाइल अबव है, इसका मिथाइल बिलो। इट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब इसी तरह से आपके पास अगर सपोज ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ पे अबव यहाँ पे बिलो, ठीक है, या यहाँ पे भी अबव है और यहाँ पे भी अबव है, डायगोनल,
ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है। कहाँ रहती है वो अभी आपको मैं बता देती हूँ। ये डायगोनल वाली हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई इसकी मिरर इमेज बनती है सुपर इम्पोजेबल। अब ये कैसे, देखो ध्यान से कि अगर आपके पास सपोज ऐसे कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डायगोनल यहाँ का मिथाइल अप है, यहाँ का मिथाइल डाउन है, यहाँ का मिथाइल अप है, यहाँ का मिथाइल डाउन है, तो आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करोगे ना, ऐसे, जिसमें ये अप का मिथाइल भी कट हो जाएगा और ये जो डाउन का मिथाइल है ये भी कट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम प्लेन पास कर रहे हैं तो ये अप मिथाइल कार्बन कार्बन, डाउन का मिथाइल, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कट हो रही है, इसलिए 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। वैसे ही अगर अप है तब भी क्या, अगर आपके पास अप है तब भी क्या, जब ये वाला प्लेन पास करोगे तो ये कार्बन कार्बन तो बाइसेक्ट होंगे ही, साथ में ये जो अप के मिथाइल हैं ये भी उसी प्लेन में बाइसेक्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, सुपर इम्पोजेबल। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, तो 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में अगर आपके पास एक इरेक्ट वाई है तो दूसरा इन्वर्टेड है। यहाँ पे अगर आपको दिया है COH तो यहाँ भी COH, यहाँ पे मिथाइल तो यहाँ मिथाइल, यहाँ H तो यहाँ भी H। तो इस मॉलिक्यूल में इस सेंटर पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। याद रखना कि जो 100 हॉर्स है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन तभी होगा जब एक आपका इरेक्ट वाई है, दूसरा इन्वर्टेड वाई है। एक इरेक्ट दूसरा इन्वर्टेड, आप सोचो दोनों इरेक्ट है तब हो जाएगा, दोनों इन्वर्टेड है तब हो जाएगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए एक इरेक्ट तो दूसरा इन्वर्टेड चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या किया जाता है कि जो यहाँ देखो डाउन साइड में अगर COH है तो इसके अप साइड में COH चाहिए था। यहाँ राइट पे डाउन में मिथाइल था, यहाँ राइट में अप पे मिथाइल चाहिए था। यहाँ लेफ्ट डाउन पे हाइड्रोजन था तो इस तरफ आते हुए राइट अप पे हाइड्रोजन है। इट मीन्स यहाँ से जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल में हमारे पास अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, सुपर इम्पोजेबल। ठीक है। और ऐसे सिस्टम में अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखना कि या तो दोनों इरेक्ट हों या तो दोनों इन्वर्टेड हों, तभी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल सकती है। बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट तो आप देख ही लोगे, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, ऐसे जाएगी ना इसमें प्लेन। बट अगर फ्रंट वाला इरेक्ट है तो बैक वाला भी इरेक्ट, फ्रंट वाला इन्वर्टेड है तो बैक वाला भी इन्वर्टेड। ऐसा अगर रहेगा इस 100 हॉर्स में तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री का सोचना, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री का मत सोचना। ठीक है। यहाँ क्या सोच सकते हो, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी साथ देते हैं तो इस तरीके से आपके पास जो प्लेन वाला है कंसेप्ट या सेंटर ऑफ इन्वर्जन वाला कंसेप्ट है वो काम करेगा। अच्छा, एक एग्जांपल आपको मैं इस नोट के बेसिस पे भी दे देती हूँ। जैसे सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल था एक, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है और वो है ये, बाकी कहीं पे भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या sp3 है, और sp3 में फिर दोनों हाइड्रोजन या कोई दो ग्रुप सेम है, इसलिए सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है। तो जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर का नंबर 1 होता है उस मॉलिक्यूल की इमेज, मिरर इमेज हमेशा कैसी बनती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो विदाउट ड्राइंग और विदाउट यूजिंग मॉडल मेथड आप यहाँ क्लियरली बता पा रहे हो इस मेथड से या इस एक ट्रिक से कि आपके पास इस कंपाउंड की मिरर इमेज कैसी बनने वाली है, या तो सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल। और बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर तीनों एब्सेंट है, बट आपको चेक सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन ही करना है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अगर दोनों में से एक भी चीज़ प्रेजेंट है तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। साथ में
कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो उसकी मिरर इमेज आपके पास कैसी बनेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, सिंपल है ना ये चीज़? सो इस तरीके से आप मिरर इमेज वाले कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा मिरर इमेज और उसके टाइप्स और उनको आइडेंटिफाई करने वाला कंसेप्ट था। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है कन्फिग्रेशन के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कन्फिग्रेशंस। सो कन्फिग्रेशंस जो हैं वो हमारे पास जनरली 2 टाइप्स की होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, जो रिलेटिव कन्फिग्रेशन है आपके पास उसकी कैटेगरी में आता है डीएल नोटेशंस, और जो एब्सोल्यूट है उसमें आते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर या आरएस नोटेशंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डीएल नोटेशन है वो किसी न किसी के रिलेशन में या किसी न किसी चीज़ को रेफरेंस यूज़ करते हुए हमें बताना होता है, बट जो आरएस नॉमेनक्लेचर है ये हमारे पास एब्सोल्यूट है, ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ रूल्स है उनको फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग आरएस नॉमेनक्लेचर हमारे पास आता है। ठीक है, सो कन्फिग्रेशंस का आपको पता चल गया, एक है रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पहले हम रिलेटिव डीएल नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट हमारे पास एब्सोल्यूट या आरएस नॉमेनक्लेचर रहेगा डिटेल में। ठीक है, तो ये जो डीएल नोटेशंस हैं, देखो कैपिटल में लिखा है डीएल, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि कई बार आप स्मॉल डीएल और कैपिटल डीएल में कंफ्यूज भी होते हो, है ना। तो जब आप बात करोगे यहाँ पे डीएल नोटेशंस की, तो ये एक तरीके का नॉमेनक्लेचर है, ये एक तरीके का नॉमेनक्लेचर है, जैसे आरएस नॉमेनक्लेचर है वैसे। बट जब आप बात करते हो डी और एल की या प्लस या माइनस साइन की, तो ये चीज़ें हमारे पास रिलेट करती हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करता है या नहीं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्लेन पोलराइज लाइट की डेविएशन कर पाता है कोई कंपाउंड तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, नहीं कर पाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उनके बारे में बताने के लिए, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताने के लिए डेक्स्ट्रो और लीवो या प्लस और माइनस ये साइंस यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो आपके पास रिलेशन है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ है, इसकी बात नहीं कर रहे, हम एक नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं जो कैपिटल डी और कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर है इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड केमिस्ट्री। अमीनो एसिड केमिस्ट्री मतलब जो आपके पास शुगर केमिस्ट्री रहती है और अमीनो एसिड की केमिस्ट्री रहती है उसी में इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। रोज़ोनोव साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नॉमेनक्लेचर को दिया था और जिसने भी कोई भी नॉमेनक्लेचर डिज़ाइन किया है उसने अपने कुछ रूल्स रखे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ रूल्स थे और वो रूल्स हमारे पास क्या थे कि ओनली फिशर representation will be used for this nomenclature, for this nomenclature। समझ रहे हो ना इस बात को? यानी अगर आप चाहते हो कि आपने डीएल नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको मॉलिक्यूल को सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिप्रेजेंटेशन में बताना है? फिशर में। जैसे आप आरएस करते हो तो वो वेज में भी हो जाती है और फिशर में भी हो जाती है, बट ये स्ट्रिक्टली कहा गया था कि अगर डीएल नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स या अमीनो एसिड को सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिप्रेजेंटेशन में बताना होगा? फिशर रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में बताने की बात तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही है, बट शुगर में, इन शुगर केमिस्ट्री या फिर आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कैसे डिसाइड हुआ था कि कौन सा डी है कौन सा एल? तो उसके लिए ग्लिसरेल्डिहाइड
होता ना हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो उस ग्लिसरेल्डिहाइड को चूज किया गया था एज रेफरेंस स्टैंडर्ड, एज स्टैंडर्ड यूनिट और एज रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमारे पास रेफरेंस या स्टैंडर्ड यूनिट आप कह सकते हो, रेफरेंस यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, इस तरीके से चूज की गई थी। क्यों? क्योंकि देखो ग्लिसरेल्डिहाइड को जब हम फिशर में लिखते हैं तो यहाँ आता है CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ CH2OH, या ट्राइओज होता है ना ये, या OH यहाँ पे, H यहाँ पे, CHO यहाँ, CH2OH यहाँ। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है फिशर में, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ऑन टॉप, मोस्ट रिड्यूस्ड ऑन बॉटम, बट OH की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो क्या कहा गया कि जब आपके पास OH है राइट साइड, व्हेन OH इज एट राइट साइड, ठीक है, ये जो आपके पास कायरल कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 तीन कार्बन है यहाँ पे, तीनों में से जो ये सेकंड लास्ट कार्बन होता है विच इज ऑल्सो कायरल, ठीक है, अगर वो OH अपना राइट साइड पे रखता है तो ये इसकी D फॉर्म होती है। अगर आपके पास OH लेफ्ट साइड पे होता है तो वो इसकी L फॉर्म होती है। अगर OH लेफ्ट साइड पे होता है तो वो इसकी L फॉर्म होती है। बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है। क्या कहा कि अगर आपके पास शुगर केमिस्ट्री में जब फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा OH वाले कार्बन नहीं है, बट आपके पास ऐसे शुगर भी आएंगे जहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी रहेंगे, बहुत सारे OH होंगे, तो आपको कौन सा देखना है? बिल्कुल सेकेंड लास्ट वाला कार्बन। अगर उसका OH राइट साइड है तो D फॉर्म, अगर उसका OH लेफ्ट साइड है तो L फॉर्म। ठीक है, तो ये ग्लिसरेल्डिहाइड यूनिट से कार्बोहाइड्रेट्स का D और L नॉमेनक्लेचर, तो इसे मैं क्या कहूँगी? D ग्लिसरेल्डिहाइड, और इसे मैं कहूँगी L ग्लिसरेल्डिहाइड। साथ में आप ये भी देख लो कि आपके पास D फॉर्म एंड L फॉर्म, D फॉर्म एंड L फॉर्म आर एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आप D और L फॉर्म दोनों बनाते हो तो वो एक दूसरे की एग्जैक्ट क्या होती हैं? मिरर इमेजेस। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल की, डिफरेंट की नहीं, सेम की। तो अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो मल्टीपल कार्बन्स पे करने वाले हैं। जैसे आपके पास सपोज ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे कार्बन है। ठीक है, ये तो अभी सिंपल एक कार्बन, 3 कार्बन थे बट OH एक ही जगह पे था। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास ऐसा कुछ है, OH OH OH, ठीक है, यहाँ पे CHO H H H एंड CH2OH। तो आपका फोकस कहाँ? सिर्फ सेकेंड लास्ट कार्बन पे। अगर इसका OH राइट साइड है तो ये D फॉर्म, अगर आपके पास सपोज इसका OH लेफ्ट है, बाकी बेशक सारे OH राइट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फोकस सिर्फ कहाँ? सेकेंड लास्ट कार्बन पे। ठीक है, अगर इसका OH राइट साइड तो ये L फॉर्म, जिस भी शुगर की बात कर रहे हो, जिस भी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो। सो बस ये सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड तो D फॉर्म, सेकेंड लास्ट कार्बन का OH लेफ्ट साइड तो L फॉर्म। ठीक है, ऐसे आपके पास रहता है। एज वेल जो नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग, नोट कर लीजिए इस बात को, दैट all naturally occurring carbohydrates are found in D फॉर्म। ठीक है, अगर आप नेचर में देखोगे तो जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं नेचर में, वो सारे D फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेचुरली D फॉर्म में मिलते हैं। एग्जैक्टली all naturally occurring amino acids are found in L form,
ध्यान में रखिएगा कि नेचर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर हैं, वो सारे नेचुरली डी फॉर्म में रहते हैं, और अमीनो एसिड जितने भी हमें नेचर में मिलते हैं वो सारे हमारे एल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, नेचर में एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो अब हमें यहाँ पे इनका तो पता चल गया कि हम डी और एल फॉर्म कैसे बताएंगे, बट अमीनो एसिड्स में हमें किस बात का ध्यान रखना है? तो अमीनो एसिड्स को जब हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो, जैसे सपोज आपके पास क्या था अमीनो एसिड्स में, एक था COH ग्रुप, एक था NH2 ग्रुप, एक था आपके पास R और एक था आपके पास हाइड्रोजन। तो रूल्स क्या कहते हैं? मोस्ट ऑक्सीडाइज शुड बी ऑन द टॉप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम शुड लाई ऑन वर्टिकल लाइन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि इस R में आपके पास बहुत सारे कार्बन की चेन्स हो सकती हैं, ठीक है, तो वो सारी कार्बन चेन यानी जो भी R ग्रुप है उसको वर्टिकल लाइन पे ही रखना है, और क्योंकि वो COH से तो रिड्यूस्ड ही होगा या कम ऑक्सीडाइज्ड होगा, इसलिए वो बॉटम पे जाएगा। बच गए NH2 और H। या तो NH2 आपका राइट साइड होगा या फिर NH2 आपके पास लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, बस इसी के ऊपर नॉमेनक्लेचर है। जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स में अल्कोहल के बेसिस पे था कि अल्कोहल जो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन का है, अगर राइट साइड है तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड है तो एल फॉर्म। एग्जैक्टली अमीनो एसिड्स में हमारे पास अगर NH2 है राइट साइड तो इसे हम कहेंगे डी फॉर्म, राइट साइड देन डी फॉर्म एंड लेफ्ट साइड देन एल फॉर्म। सिंपल, ठीक है। एल स्क्वायर की तरह याद रख लो, एल फॉर्म कहाँ होती है? जब NH2 लेफ्ट साइड होता है। बहुत सिंपल चीज़ है। सो ये जो DL नॉमेनक्लेचर है, बिकॉज ये हमारे पास दो लिमिटेशंस कह लो या दो प्रॉपर्टीज़ लेके आता है। पहली बात कि सबसे ज़्यादा तो इसका यूज़ हमें कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और अमीनो एसिड की केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, और दूसरी बात कि ये सिर्फ फिशर रिप्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ये कहता है कि जो बिल्कुल सेकेंड लास्ट कार्बन है उसका OH राइट तो D, अगर उसका OH लेफ्ट तो एल फॉर्म। और अमीनो एसिड क्या कहता है कि NH2, ठीक है। इसमें ये R ग्रुप चेंज होता रहेगा, तो जैसे भी अमीनो एसिड्स में आपने देखा है अलग अलग आपके पास चेन रहेगी, वो सारी यहाँ एक ही लाइन में लिख देनी है, बाकी टेंशन लेनी नहीं है उसकी, ठीक है। सो क्या कह रहा है अमीनो एसिड में कि अगर आपके पास फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिखते हुए NH2 राइट साइड आता है तो आपके पास वो D फॉर्म है जिस भी अमीनो एसिड को लिख रहे हो उसकी। अगर NH2 लेफ्ट साइड आता है तो ये उसकी एल फॉर्म है। सिंपल, ठीक है। इसमें मल्टीपल कार्बन की टेंशन नहीं रहेगी, जितने भी कार्बन वाली चेन होगी वो एक ही बारी में हम यहाँ R पे लिख देते हैं, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो ये जो DL नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसी के रिलेशन में, किसी के रिलेटिव हमें बताना पड़ रहा है, दैट्स वाई इट कम्स अंडर रिलेटिव कन्फिग्रेशंस। और कन्फिग्रेशन में क्या बताया था? इस फॉर्म से इस फॉर्म तक पहुंचना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। यानी आप देखो तो यहाँ R की पोजीशन कांस्टेंट है, COH की पोजीशन कांस्टेंट है, सिर्फ 2 की चेंज हुई है। बट हमने क्या पढ़ा था? कन्फर्मेशन में 1 की कांस्टेंट रहती है, 3 की चेंज होती है। 1 की कांस्टेंट, 3 की चेंज, वो कन्फर्मेशन है। और कन्फिग्रेशन में ज़्यादातर 2 की सेम होती है और 2 की डिफरेंट, तो ये कभी भी हमें सिंपल रोटेशन से तो नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें बॉन्ड तोड़ने ही पड़ेंगे। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं? कन्फिग्रेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है कन्फिग्रेशन का फर्स्ट टाइप, रिलेटिव कन्फिग्रेशन, दैट इज DL नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना।